स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में स्टडी किया था। हमने पढ़ा था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। उसके अलावा हमने मेथड्स ऑफ द चार्जिंग डिस्कस कर लिए थे और फिर उसके बाद में हमने जो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था। आज हमारा जो ये लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम यूनिट ऑफ द चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे और हम डायमेंशन पढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स को मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ मैं आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज जो है वो भी समझाऊंगा। तो आज के लेक्चर को आप बहुत ध्यान से पढ़ना और जब आप लेक्चर देखें तो साथ साथ में आप जरूर इसके खुद के हिसाब से हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम यूनिट ऑफ चार्ज करते हैं। तो देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है, जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो कूलम है और हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारे को किसी की बॉडी का चार्ज 2 कूलम लिखना है तो हम 2C लिख देंगे। इस C का मतलब जो है वो कूलम है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट। प्रैक्टिकली जो हम डेली लाइफ में जब हम चार्ज का जो है ट्रांसफर देखते हैं, जैसे ये पेन को मैंने रब किया तो रब करने से इसमें कोई कूलम चार्ज का इसके ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत बड़ी यूनिट है कूलम, 1 कूलम 2 कूलम नहीं होगा। कम वैल्यू में, कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होगा। तो चार्ज की जो छोटी यूनिट है वो आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। तो अब मैं आपको 4 जो है वो छोटी यूनिट्स बता रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इससे आप याद करेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल जो है वो सक्सेसफुली क्लियर हो पाएगा। तो जो सबसे पहली जो यूनिट है वो है 1 मिली कूलम। स्मॉल m का मतलब मिली होता है, c का मतलब कूलम होता है। तो 1 मिली कूलम जो होता है वो 10⁻³ कूलम होता है। जैसे अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर चार्ज की वैल्यू दी जाती है 2.5 मिली कूलम, तो आप जब उस न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी है 2.5 × 10⁻³ लगाना है। मिली हटा के आपको यहाँ पे वैल्यू लगानी है। तो ये पहला हो गया मिली कूलम। सेकेंड यूनिट जो है वो है माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होगा -6 कूलम। थर्ड याद रखना आपको, एन का मतलब है नैनो। नैनो कूलम जो होगा वो 10⁻⁻⁹ होगा। फोर्थ जो है वो है पीको कूलम, इसके अंदर 10⁻⁻12 कूलम होगा। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है। तो अभी फर्स्ट आप याद रखेंगे जो चार्ज की ऐसा यूनिट है वो कूलम है और ये जो छोटी वाली यूनिट्स है ये मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो पॉज करके इस यूनिट्स को आप अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद करें। अब मैं आपको सेकंड यूनिट बताने जा रहा हूं, वो इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। तो देखिए, सीजीएस सिस्टम जो होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम जो होता है, उसमें जो चार्ज की यूनिट है उसका नाम है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम ये इसकी यूनिट है। या इसकी दूसरा इसका नाम है ESU। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ द चार्ज। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ द चार्ज। और इसका तीसरा नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, इसका फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके जो है रेस्पेक्ट में ये यूनिट दी गई। ये तीनों ही यूनिट जो है ये सीजीएस की यूनिट है। एक यूनिट है, 3 अलग अलग इनके नाम है। अब एक कूलम में और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन होता है उसको आपको मैं बता देता हूँ। तो याद रखोगे आप कि 1 कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU। या तो ESU लिख दो या स्टेट कूलम लिख दो या फ्रैंकलिन लिख दो। ये आपकी सीजीएस यूनिट है। अब देखिए, कई बार न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि एक यूनिट आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ द चार्ज। तो याद रखेंगे, जब 10 कूलम गिवन होता है तो 10 कूलम की जगह पे आपको 1 EMU दिया जा सकता है। अब देखो, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको मैं दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं
तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 10 तो बन जाएगा 10 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 10 ESU। तो ये मेरा रिलेशन आ गया EMU और ESU के बीच में। तो ये मैं आपको EMU और ESU का रिलेशन भी बता चुका हूं। अब देखिए आपको एक बहुत शानदार IIT मेंस का क्वेश्चन बताता हूं जो रियल बहुत इन डेप्थ नॉलेज जब होगी तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि EMU और ESU का जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है, वो कौन सी ऐसी वैल्यू है फिजिक्स की जिसके इक्वल इसका रेशियो। तो पहले तो हमें इसका रेशियो पता होना चाहिए। तो देखो EMU में मैं ESU को इसको नीचे ले जाऊंगा, जब मैं 1 EMU में 1 ESU को डिवाइड करूंगा तो यहां पर कितना बच जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक EMU अपॉन एक ESU का जो रेशियो होता है वो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 के इक्वल होता है। अब ऐसी हमने कौन सी फिजिक्स में, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, फिजिक्स में हमने ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, ऐसी कौन सी वैल्यू पढ़ी है कांस्टेंट की जो इसकी वैल्यू ये हो। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो है MKS में, ये है MKS में, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10। तो अगर मैं इसको CGS में बदलूं तो ये C का मतलब कूलम मत मान लेना, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी होता है और C का मतलब कूलम भी होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर मैं इसको CGS में बदलूं तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी आपके CGS में। तो हमारा ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू से मैच हो गई। तो हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक EMU और एक ESU का रेशियो किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो यानी CGS सिस्टम में स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होता है। ये इसका आंसर है। तो मैंने आपको इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट बता दी है। अब आपको एक और याद रखनी है यूनिट, यह है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूं 1 फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम के इक्वल 1 फैराडे होता है। इट इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज। तो देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो इस फॉर्मूले से मेरे पास में Q की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q की वैल्यू आ जाएगी IT। अब आप देखिए ये जो Q है ये है चार्ज, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो करंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1। A1 क्यों हुआ, क्योंकि जो करंट है इसकी SI सिस्टम में जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया A1 और टाइम की जगह आ जाएगा T1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज का। इसको आपको याद करते जाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है चार्ज का। तो यहां तक हमने यूनिट ऑफ चार्ज और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज जो है वो स्टडी कर लिया है। अब हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो देखिए अब हमारी आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये मैं आपको समझा देता हूं।
इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोर्ड के अलावा जो कंपटीशन है उसमें भी इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हमने पढ़ा था दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर, वैसे टेंसर भी होता है। तो चार्ज जो है उसमें से स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कभी भी डायरेक्शन से इसका कोई लिंक नहीं होता है, तो आपको याद रखना है चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, फर्स्ट इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि दुनिया में दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। कोई कहते हैं मैं तो इनटू चार्ज बनाऊंगा, कोई कहते हैं मैं डिवाइड चार्ज बनाऊंगा। तो ऐसे कोई 3-4 तरह के चार्ज नहीं होते हैं। पूरी फिजिक्स में आपको दो ही तरह के चार्ज मिलेंगे, प्लस और माइनस। फिर आपको याद रखना है, ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल का मतलब क्या है कि अगर मैं एक बॉडी पे प्लस और दूसरी बॉडी पे भी प्लस दूं तो रिपेल होंगे। रिपेल का मतलब दोनों एरो बाहर होंगे, या अगर मैं दोनों पे माइनस माइनस ले लूं तो भी रिपेल होंगे, दोनों एरो बाहर होंगे। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पे प्लस होगा और दूसरी बॉडी पे माइनस होगा, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपको करवाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ये 100% ट्रू है क्या कि लाइक चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है। हम यहां तक तो इतना ही पढ़ते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन दुनिया में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब दो लाइक चार्ज बॉडीज को जब पास में लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है। मान लो इस मेरे हाथ के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर भी प्लस है, मैं आपको कहूँ प्लस प्लस को पास लाओ, क्या होगा? तो आपको रिपल्शन होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, बहुत ध्यान से समझना, एक कंडीशन ऐसी है कि प्लस प्लस को पास करने पर एक इसमें चेंज आएगा और इस चेंज के फलस्वरूप दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। कैसे करेगी समझाता हूँ, देखो आपको। तो लाइक चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि एक बॉडी है और ये बॉडी हैवीली चार्ज है। हैवीली चार्ज का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लस चार्ज रखा हुआ है। और एक दूसरी बॉडी है, ये बॉडी जो है ये स्लाइटली चार्ज है। स्लाइटली चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर जो चार्ज है पहले वाली बॉडी के कंपैरिजन में कम है। अब हिसाब से तो प्लस प्लस में रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन मैं जैसे ही सेकेंड बॉडी को प्लस वाली दूसरी बॉडी के पास ले जाऊंगा तो इसका प्लस क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहां पर बन जाएगा माइनस और ये वाला प्लस चला जाएगा पीछे, और पीछे से इलेक्ट्रॉन आ गए थे आगे। इस वजह से आप देखोगे कि इसका प्लस के पास वाला पोर्शन इंडक्शन हो जाएगा। तो ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल है क्या कि लाइक चार्ज बॉडीज को पास लाने पर उनमें अट्रैक्शन हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यस। उसमें कंडीशन यह है कि एक हैवीली चार्ज बॉडी है, दूसरी स्मॉल चार्ज बॉडी है। जैसे ही आप पास लाओगे तो उन दोनों के बीच में इंडक्शन होगा और इंडक्शन के बाद में वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो आई थिंक आपको ये वाला थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। यहां पर मैंने v की पावर 0 लगाया है। v की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1, यानी v की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा, यानी चार्ज की वैल्यू कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। तो चार्ज की वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर ये स्टेशनरी है तो भी इसका चार्ज यही रहेगा। अगर ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो भी इसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप हायर लेवल की क्लासेस में पढ़ेंगे, जो मास होता है
मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है और स्पीड से मास का रिलेशन होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे आइंस्टीन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उन्होंने निकाला था और इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं वैसे 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 मास भी बढ़ता जाता है। देखो इस फॉर्मूले को समझा देता हूं आपको। m0 का मतलब है कि जब एक बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट मतलब कि रुकी हुई थी, उस समय इसका मास है m0। जब ये ट्रेवल कर रही है, अब ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, मूविंग बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल m है मूविंग बॉडी का मास, m0 है जब बॉडी रेस्ट में थी उस समय जो मास है। इस फॉर्मूले में v है बॉडी की स्पीड और c यहाँ पे आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जैसे जैसे बॉडी का स्पीड बढ़ती है उसका मास तो चेंज होता जाता है, मास बढ़ता जाता है, उसका मास चेंज होता जाता है, लेकिन उसका जो चार्ज होगा वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी समझा दी है। अब अगली बात आपको याद रखनी है कि जो चार्ज होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इसको याद रखोगे, ये नीट के अंदर पूछा हुआ है, 2016 का पेपर आप उठाना, नीट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो चार्ज होता है, जब चार्ज स्टेशनरी होता है उसकी स्पीड 0 होती है तो अपने चारों तरफ वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस चार्ज के चारों तरफ जब स्पीड 0 हो तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे यानी यूनिफॉर्म मोशन हो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। देखो याद रखना, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको याद रखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B होता है और E जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और B जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है, वेरी का मतलब है बदलती रहती है, यानी उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से निकलेगी। EMW का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए मैं आपको वापस समझा देता हूं कि जब आपका चार्ज स्टेशनरी होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और जब आपका चार्ज v वेलोसिटी से ट्रैवल करे और साथ साथ में उसकी वेलोसिटी वेरी करे या उसमें एक्सेलरेशन हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होती है। तो आई थिंक आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो समझना आई होगी। अब मैं आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी समझा देता हूं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए। तो देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है Q1, जैसे ये एक बॉडी है इस पे चार्ज है Q1, दूसरी एक बॉडी है इसके ऊपर चार्ज है Q2 और एक तीसरी बॉडी है, मान लो nth बॉडी है, सपोज करो ये nth बॉडी है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Qn। तो इन तीनों को अगर मैं इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं, इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं आपस में, बहुत सारी बॉडीज है, इन सबको मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो जो टोटल चार्ज आएगा सिस्टम का, इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Qn के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अगर 4 ऑब्जेक्ट्स है तो आपको पता ही है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 तक चला जाएगा। अब सपोज करते हैं, मान लीजिए इस पे आप जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1 मिलीकूलम है,
इस पे 2 मिली कूलम है, और ये थर्ड बॉडी है, इस पे जो चार्ज है वो मान लेते हैं अपन 3 मिली कूलम है। तो इनका टोटल चार्ज बिल्कुल सिंपल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के फॉर्मूले से निकलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 मिली कूलम इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। यानी चार्ज जो है वो देखो, अब आपको इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, द टोटल चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, ये साइन की स्टाइल इज इक्वल टू, द टोटल चार्ज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। एक सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उन सब के एल्जेब्रिक सम के इक्वल किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज होगा। आई थिंक आपको ये एडिटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगला आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जो चार्ज होता है इट कैन बी इंड्यूस्ड, चार्ज जो होता है इट कैन बी इंड्यूस्ड। यानी अगर मैं एक प्लस बॉडी लूं, मैं आपको इसको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, और आप इसको अगर नहीं देखा है आपने लास्ट क्लास, तो आप लेक्चर नंबर 2 में जाके इंडक्शन के प्रोसेस को पूरे को समझ लेना। अगर मैं एक प्लस बॉडी लूं, इस प्लस बॉडी के पास में दूसरी बॉडी लाऊं, तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज इधर पीछे चला जाएगा, यानी यहाँ पर चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं। देखो, आपने देखा होगा कि एक कॉम है या एक सपोज करो स्केल है, या आप घर पे आज करके देखना, एक स्केल ले लेना प्लास्टिक की, उसको बिल्कुल विदाउट ऑयल लगे हुए या बिना पानी के जो सूखे बाल होते हैं, सूखे बालों में आप स्केल को रब करना। अब ये स्केल को रब करने के बाद में आप देखोगे कि स्केल नेगेटिवली चार्ज हो गई है। इसके नीचे लाइट पीस ऑफ पेपर, लाइट यानी हल्का पीस ऑफ पेपर ले लोगे, लाइट पीस ऑफ पेपर लेकर आप ये स्केल इसके ऊपर ले जाओगे, तो आप देखोगे लाइट पीस ऑफ पेपर इससे चिपक जाएगा। जैसे आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, चिपक जाएगा। रीजन क्या है, ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था तो अट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इंडक्शन हुआ। इंडक्शन कैसे हुआ, माइनस की वजह से पास वाला पोर्शन बन गया प्लस, और ये इसके ऊपर जाके चिपक गया। और ये सिंस ये इंसुलेटर है, देखो ये इंसुलेटर, इसलिए चिपकने के बाद में भी प्लस माइनस कैंसल नहीं हुए। अगर ये कंडक्टर होता तो ये जैसे ही जाके चिपकता प्लस माइनस कैंसिल होकर ये वापस पेपर नीचे गिर जाता, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर उस पर जाके चिपका, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन बॉडीज के बाहर जाके उससे कैंसिल नहीं हो पाए, इस वजह से ये इसके ऊपर चिपका हुआ रहेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा हम बर्थडे के अंदर बलून को दीवार पे चिपकाना होता है, तो छोटे बच्चे उसको बालों में रब कर लेते हैं, रब करने के बाद में दीवार पे चिपका देते हैं तो बलून चिपक जाता है। एक बार और इस पे एक रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हमारे बालों में ऑयल लगाया हुआ है, हेयर ऑयल लगाया हुआ है, तो क्या जो है जो इसके ऊपर चार्ज बलून को चिपकाया जा सकता है क्या? तो आपका आंसर होगा नो। जब हेयर ऑयल लगाया हुआ होगा तो आप उसको रब करोगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो अगले को इंड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हमारे जो बाल है वो सूखे रहने बहुत कंपलसरी है। आई थिंक आपको ये बात मेरी जो है ये समझ में आ गई होगी। तो सेवंथ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। अब हम एट्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एट्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है चार्ज इज कंजर्व। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप ध्यान से समझना। चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये समझ लीजिए पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है हमारा कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम charge can neither be created nor it can be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. इसको मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, ये मेरा एक रूम है, ये आइसोलेटेड है, यानी इसमें ना तो मास अंदर जा सकता है ना इसमें अंदर एनर्जी जा सकती है, यानी हम इसके ना तो कुछ अंदर भेज सकते हैं ना ही बाहर जा सकता है। अब इसके अंदर एक बॉडी रखी हुई है,
ये बॉडी प्लस चार्ज है, ये एक इंसुलेटर के स्टैंड पे रखी हुई है। अब मान लीजिए इसका Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। अब सोच के देखिए क्या ये अपने आप बॉडी का चार्ज 2 से 3 हो सकता है क्या? क्या ये Q की वैल्यू 2 से 3 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्रिएट कहां से होगा? मान लो मैं एक मिट्टी का थैला इसके अंदर रख दूं, एक पॉलीथीन में मिट्टी डाल के रख दूं, तो क्या बड़े बड़े मिट्टी जो होगी वो 2 किलो से 3 किलो हो जाएगी क्या? 2 से 0 हो जाएगी। मिट्टी कहां जाएगी? कोई बाहर से तो अंदर आ नहीं सकता है। इसी तरह से हम मास और एनर्जी तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसका जो चार्ज है वो ना तो 2 से 3 होगा, ना तो क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसको हम समझते हैं। पहला देखो कि हम एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं। इन दोनों का जो चार्ज है वो 0 है, ये दोनों न्यूट्रल है। इन दोनों को रब किया, आप इन दोनों को जब रब कर दोगे तो रब करने के बाद में आप देखोगे कि इसका चार्ज तो बन जाएगा प्लस, इसका चार्ज जो होगा वो बन जाएगा माइनस। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा मान लो +2 माइक्रोकूलम और इस पे जो चार्ज आएगा वो होगा -2 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? देखो टोटल चार्ज है 2 - 2 = 0। तो बिफोर द रबिंग द टोटल चार्ज वाज 0 and after the rubbing the total charge is 0. Therefore we can say that charge is conserved. इसमें चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। अब सेकंड एग्जांपल है, इसको आपको समझाता हूं, इसे ध्यान से समझना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सेकंड एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूं आपको कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज का। इस एग्जाम्पल का नाम है पेयर प्रोडक्शन। ये हमारा है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है कि एक गामा रे की मशीन ली जाती है। जैसे आपने एक एक्सरे की मशीन देखी होगी हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में ऊपर एक्सरे की मशीन लगी हुई होती है, उससे इनविजिबल एक्सरेज निकलती है। वो जो भी मान लो इस हाथ की हड्डी टूटी हुई है तो एक्सरे इसमें से होके बाहर निकलेगी। तो उसी तरह से एक गामा रे की मशीन है, ये गामा रे की मशीन है, ये सिंबल गामा रे का है और इसकी एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो याद रखोगे, स्मॉल एम का तो मतलब होता है मिली, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, मतलब 10⁻³ और कैपिटल एम जो होता है वो होता है मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻+6। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि जो गामा रे ली जाती है और गामा रे जो होती है उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ये गामा रे इस मशीन में से बाहर निकलती है। अब इसके नीचे एक कार्बन की शीट लगाई जाती है, ये कार्बन की शीट लगाई जाती है, पतली शीट ले लेती है और इसके अंदर जो एटम्स है उन एटम्स के थ्रू गामा रे इंटरेक्ट करेगी मतलब उसके अंदर से होके निकलेगी। तो हमने इसको क्या दी बेटा? हमने इसको एनर्जी दी है, हमने इसको एनर्जी दी। ये एनर्जी जैसे इसमें से होके निकलेगी तो आप देखोगे इसमें मास क्रिएट हो जाएगा। आपने दी तो एनर्जी और निकला क्या? मास। मास मतलब क्या हुआ? इसमें आपको 2 पार्टिकल मिलेंगे, एक तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन और एक मिलेगा पॉजिट्रॉन। एक मिलेगा आपको पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा और पॉजिट्रॉन, ये आपके लिए नया पार्टिकल है, मैं आपको फिर बता देता हूं। पॉजिट्रॉन का आपने नाम शायद पहले नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है -1 E0, इसका चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 कूलम। तो पहला तो देखो ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब मैं लिख देता हूं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल है। तो पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
और इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है 10 टू द पावर -31 kg। सॉरी यहाँ पे kg, यहाँ पे भी kg है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, अगला मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे तीनों तरह के जो पार्टिकल्स उनका नाम लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है -1.6, पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो है +1.6, इनके मास जो है वो सेम है, यानी बोथ दीस पार्टिकल्स आर एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स वो होते हैं जिनके मास तो हो सेम लेकिन चार्ज हो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, तो इनके चार्ज इक्वल भी है और अपोजिट भी है। और पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है, पॉजिट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके मास डिफरेंस है, बट इनमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें सिमिलरिटी है कि इन दोनों के जो चार्ज है वो सेम है। तो देखो, आपको वापस बता देता हूं, पेयर प्रोडक्शन का क्या मतलब है। हम गामा रे डालते हैं, गामा रे कार्बन शीट में से डालते हैं तो दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अब इसमें कैसे चार्ज कंजर्व हुआ, तो इन दोनों का अगर मैं इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन के चार्ज को जोड़ू, इस नंबर को जोड़ू तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1.6 है और ये प्लस का 1.6 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा पेयर प्रोडक्शन। तो हमारे पास में पहले भी चार्ज 0 था और जो पार्टिकल पैदा हुए, प्रोड्यूस हुए, उस पेयर के अंदर जोड़े गए। पेयर का मतलब तो आप समझते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो। तो पेयर जो होता है उसके अंदर जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो टोटल चार्ज जो है वो 0 हुआ। तो ये आपने पढ़ लिया पेयर प्रोडक्शन। अब थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। थर्ड एग्जांपल आपको याद रखना है पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन, एनिलेशन एक टेक्निकल टर्म है, शायद ही आपने पहले पढ़ा होगा। एनिलेशन को आप मन में यूं समझ लो कैंसलेशन। कैंसलेशन जो होता है उसी का वर्ड जो है एनिलेशन, बट आप इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एनिलेशन वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। एनिलेशन क्या होता है इसको समझिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक पॉजिट्रॉन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन लिया जाता है और इन दोनों को इंटरैक्ट करवाया जाता है। इन दोनों को इंटरैक्ट करवाने का मतलब क्या है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है, एक तरफ से पॉजिट्रॉन आता है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, व्हाट यू विल गेन, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेन गामा रे। गामा रे मिलेगी। तो इसके अंदर दोनों का पेयर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर कैंसिलेशन के अंदर क्या हुआ, देखो तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे फॉलो हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस तरह से फॉलो हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका टोटल चार्ज अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल चार्ज 0 होगा। और दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका भी टोटल चार्ज कितना है, 0। देयरफॉर दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो इसका एग्जांपल है कि इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है आपको पता ही होगा, ऐसी रिएक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। एक तो पूरी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बाइंडिंग से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिएक्शन होती है वो तो कहलाती है केमिकल रिएक्शन, और न्यूक्लियस से जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है देखिए, तो आपको ये रिएक्शन याद करके जानी है, U92-238। ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये है थोरियम, देखो U का मतलब है यूरेनियम, TH का मतलब है थोरियम, और ये हीलियम है। हीलियम ही अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस था, ये टूटा। एक तो है थोरियम बड़ा टुकड़ा है और एक है छोटा सा टुकड़ा। छोटा सा टुकड़ा क्यों है, क्योंकि ये है ट्वाइस He4 और ये है
U92 234। देखो ये 238 है तो ये दोनों का सम 238 आना चाहिए, 92 है तो ये 90 + 2 92 आना चाहिए। तो ये यूरेनियम जो है ये टूटा थोरियम में और हीलियम में, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में कंजर्व कैसे हुआ चार्ज, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ होता है प्रोटॉन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यूरेनियम में कितने प्रोटॉन है 92 और थोरियम में कितने प्रोटॉन है 90 + 92। इसका मतलब शुरुआत में रिएक्शन शुरू होने से पहले भी हमारे पास में 92 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज था और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब भी हमारे पास में 92 प्रोटॉन ही है। यानी हमारे पास चार्ज क्रिएट थोड़ी हुआ है, 92 से ज्यादा थोड़ी आया। क्रिएट मतलब ज्यादा आना चाहिए था, डिस्ट्रॉय मतलब 92 से कम नंबर आना चाहिए था। तो 92 से ना तो ज्यादा आया ना 92 से कम आया। इसका मतलब जो हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व रहा। तो आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और एक लास्ट एग्जांपल समझ लीजिए, आप इसको समझते ही है, पढ़ रखा आपने केमिस्ट्री में कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन सारी रिएक्शंस में ही जो चार्ज होता है वो आपका कंजर्व रहता है। तो केमिकल रिएक्शन आप एक कोई भी एक रिएक्शन याद कर लेना, सपोज करो Ce + O2 = CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉनों का सम CO2 में रहेगा। तो आपकी ये जितनी भी रिएक्शंस है वो इसमें रहेगी। अब देखो मैंने आपको आज 8 प्रॉपर्टी समझा दी है। अब हमारी 9th प्रॉपर्टी है वो काफी कंपल्सिव है, उसमें खूब तरह के न्यूमेरिकल है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं आपको जो ये 8 प्रॉपर्टी पढ़ाई है और यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ाई, इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखें, इसके नोट्स बना ले, आप अच्छे से पढ़ें और साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।